गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम आज का हमारा टॉपिक है भाषावाद। हम पढ़ रहे हैं हमारे लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, और उनमें से हमने देखा जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, और आज की जो हम जिस चुनौती का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भाषावाद। कि भाषा किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए जो चुनौती बनकर उभरती है, इसके संबंध में आज हम पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि इस भाषावाद ने हमारे देश के मूल्यों, हमारे देश की एकता को, हमारे देश के एकीकरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और इस समस्या से किस प्रकार से हम प्रभावित हो रहे हैं, साथ इसके लिए क्या क्या समाधान हो सके उसके विभिन्न उपायों के बारे में आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे कुछ संवैधानिक उपबंध है, क्या क्या प्रावधान है, एक एक करके स्पष्ट करेंगे। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 343 आर्टिकल 343 343 स्पष्ट कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हमारे पूरे जो भारत संघ है, भारत संघ यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी जो लैंग्वेज होगी, राजभाषा, राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त होगी भाषा, वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। ठीक है। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने के लिए हमारे राष्ट्रपति ने सबसे पहले, ये आप देखेंगे कि हमारे संवैधानिक प्रावधान है कि भाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि तो हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, ताकि पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत का कहीं भी कोई भी नागरिक कहीं भी जाए तो अपने जो व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग आसानी से ढंग से कर सकते हैं, आम बोलचाल में अपने विचारों को समझ सकते हैं, वो तो हिंदी है ही है। प्लस जो भी अपनी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज है उसकी स्थिति पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान 343 में किया हुआ है। ठीक है, यह 343 का संवैधानिक प्रावधान। अब यह आयोग देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों की व्यक्ति की उचित मांगों पर भी विचार करेगा। देखिए, ये जो आयोग है ये भी देखेगा कि देश की हमारी जो भी औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति ये हो सके, तथा जो भी हमारी राजकीय सेवाएं हैं, लोक सेवाएं हैं, इसके संबंध में जो भी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके व्यक्तियों की जो भी मांग है उस पर भी ये आयोग विचार करेगा। इसके साथ ही राज्य के विधानमंडलों को भी अधिकार प्रदान किया है कि वे उस राज्य की राजकीय प्रयोजन में हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकार कर सकेगा। कहने का तात्पर्य, हर राज्य की विधानसभा को या विधानमंडल को अधिकार है कि वह जो संबंधित राज्य है उसके यहाँ पर अपने जो भी राज्य के प्रयोजन के लिए, अर्थात राज्य के आदेशों के लिए, नीति निर्माण के लिए हिंदी, और हिंदी के साथ साथ कोई भी अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्रमुखता के तौर पर स्वीकार करें। परस्पर सहमति से ये प्रावधान 2 या 2 से अधिक राज्य भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई राज्य स्वीकार करना भी चाहे तो भी उसको छूट है वो कर सकता है। इस प्रक्रिया में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी पूर्ण रक्षा हो सके, ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो लैंग्वेज में माइनॉरिटीज हैं, क्षेत्र हैं या जो लोग हैं, उनकी भाषा को भी पूरा रक्षा की जा सके। तो ये पूरा स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है 343 में, जो आपको मैंने संवैधानिक आधार पर जो भाषा की स्थिति है उसको स्पष्ट किया। एक बात समझ में, एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि 343 में स्पष्ट किया हुआ है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तथा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग को क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर भाषा आयोग का गठन भी कर सकते हैं। तथा जो ये आयोग गठित करेंगे, ये देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर विचार करेगा। साथ ही संविधान राज्य के विधानमंडलों को ये भी अधिकार प्रदान करता है कि उस राज्य के जो भी राजकीय प्रयोजन होते हैं उसमें हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करें, उस भाषा को स्वीकार करें, तथा परस्पर सहमति से अगर दूसरा राज्य भी चाहे तो उस वहाँ पर भी ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तथा ये जो भी प्रक्रिया करेंगे उस प्रक्रिया में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं
उनके हितों को भी या उनके अधिकारों की पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी इनको ऊपर रहेंगी। तो ये हमारे अनुच्छेद 343 की टोटल संवैधानिक उपबंध है, जिसको मैंने आपसे रूबरू करवाया। अब देखिए समस्या कहाँ से पैदा होती है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो हमें समझना है। देखिए संविधान में इन सभी व्यवस्थाओं को, जैसा मैंने भी आपको बताया है, इन सभी व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु सबसे पहले 1955 में एक राजभाषा आयोग गठित किया गया राष्ट्रपति ने। और ये जो राजभाषा आयोग गठित किया गया था वो प्रोफेसर बीजी खरे की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। ठीक है, जो मैंने उपरोक्त अभी पहले आपको बताया है, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए जो राजभाषा आयोग गठित किया गया वो बीजी खरे की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, 1967 में 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया। त्रिभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा कौन कौन से, देखिए इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषा, जैसे जिस राज्य से संबंधित है, जैसे गुजरात की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती। महाराष्ट्र की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तमिलनाडु की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु। कर्नाटक की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़। केरल की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम। उड़ीसा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया। इस प्रकार से जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसको साथ में के तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला और ये जो लागू करने का जो सुझाव दिया, ठीक है। और हिंदी का निरंतर विकास इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा। अब देखो सबसे बड़ी समस्या तो बनकर तब उभरती है, देश स्वतंत्र हुआ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया तो दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया कि उत्तर के राज्य हैं वो जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी लाद रहे हैं, हम हिंदी स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा नहीं। उसका पूरा विरोध करने का इन दक्षिण के, जिसमें आप विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यों में ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ, केरल में विरोध हुआ कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। तब इस विरोध देखते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि लगभग 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अनिवार्य रहेंगी, आप अंग्रेजी में सहमत हो तो अंग्रेजी हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब ये 1965 नज़दीक आता हुआ दिखा तो देखेंगे कि पुनः एक बार 1965 में अब दक्षिण भारत के राज्यों ने पुनः हिंदी विरोधी आंदोलन को उग्र कर दिया। आप देखेंगे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, जो तमिलनाडु का बहुत बड़ा एक राजनीतिक दल है, इसका अस्तित्व हिंदी विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ था। तमिल अस्मिता की रक्षा करने के लिए ये आगे बढ़ गया। हिंदी विरोधी आंदोलन का अग्रगामी कोई दल था तो ये था DMK। तो इन्होंने वापस पुनः शुरू कर दिया। तो तब से ये जैसे अभी मैंने आपको बताया त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की ये प्रक्रिया शुरू की। तो विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों ने ज़बरदस्त तरीके से हिंदी का विरोध किया। वो चाहते हैं कि नहीं, हम हमारी हिंदी लैंग्वेज होने से हमारी क्षेत्रीय भाषा दब जाएगी और हम हमारा इस भारतीय राजनीति में न जाने उनके क्या संकीर्ण स्वार्थ थे। तो इस वजह से बहुत ही तीव्र गति से विरोध करने का ये कदम उठाया इन्होंने। तो देखिए इन स्पष्ट प्रावधानों को होते हुए हमारे देश में हिंदी भाषा के विकास में बाधा निरंतर बनी हुई है, बाधा अभी समाप्त नहीं हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और दक्षिण के कुछ राज्य हिंदी विरोधी आंदोलन के विचार मुद्दे रहे। आप देखेंगे हमारे देश में जब स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को अस्वीकार कर दिया था। आप देखेंगे कि इस भाषा के आधार पर, क्योंकि हमने देखा कि भाषा के आधार पर हमारी एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा है। लेकिन आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु कोटी जो स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, इन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। आप देखेंगे 50-52 दिवस तक उन्होंने अनशन किया और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में इतने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे आंदोलन शुरू हुए कि आखिर में हमारी सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और फिर फजल अली आयोग के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया और आयोग गठित करके ये सुझाव मांगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से हम राज्यों का गठन किया जा सके भाषा के आधार पर। तो आप देखेंगे 1956 में जिस प्रकार से इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्टों को स्वीकार करके भारत में इन राज्यों का गठन किया गया। तो इससे एक तो ये और दूसरी जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो हिंदी विरोधी आंदोलन चलाए तो हमारे देश के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभरे। भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग में भी भाषावाद की संकीर्णता नहीं थी। आज भी देखेंगे जहाँ भी नए राज्यों की मांग हो रही है तो वहाँ पर भी भाषावाद एक महत्वपूर्ण संकीर्णता के साथ खड़ी है।
किसी क्षेत्रीय भाषा के विकास हो उसमें अन्य नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिंदी को बाधक मानना, उसका हिंसक तरीकों से विरोध करना राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी क्षेत्रीय तथा रीजनल लैंग्वेज का विकास हो इसमें अन्य नागरिकों को उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिंदी को बाधक जरूर मानते हो। अब ये इन लोगों के संकीर्ण स्वार्थ नहीं तो और क्या है, देश की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं तो और क्या है। और कोई बाधक नहीं, लेकिन हिंदी बाधक, हिंदी कैसे बाधक हो सकती है? और फिर हिंदी को बाधक मानते हुए हिंसक तरीके से विरोध करना, ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। तो यही नहीं, इसको और भी गलत ढंग से पेश करना कि हिंदी साम्राज्यवाद, कि हिंदी साम्राज्यवाद क्या? हिंदी साम्राज्यवाद का असुरक्षा भाव समाप्त कर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करके देश की प्राथमिकता जिससे त्रिभाषा फॉर्मूला व्यापक रूप से धारण कर सके, ये हमें इसमें बहुत ही उपयुक्त कदम उठाना जरूरी है, ठीक है। जो भी इनके मन में जो भाव बैठा दिए उनको दूर करना, गलतफहमी दूर करना हमारे लिए एक जरूरी काम बन जाता है। दूसरा देखेंगे आप, पारिवारिक और क्षेत्रीय भाषाएं कभी कभी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं ले सकती और नई उन्हें देश की राजभाषा में कोई चुनौती महसूस होनी चाहिए। अब ये बात है कि कोई भी बोली है या किसी राज्य की भाषा है उसको अपन राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा कैसे मान लें, और नहीं उन्हें कोई देश की राजभाषा मान सकते, तो इसलिए उनको चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। भाषाई विविधता तो समाज का एक लक्षण भर है, जहाँ शारीरिक भिन्नता के समान ही जुबानी भिन्नता पनप सके, ऐसा माहौल उत्पन्न हो। भाषाई आधार पर आंदोलन को स्वयं भी नेताओं के अस्तित्व का अनुरक्षण के वहन है। अब ये भाषाई आधार पर जो भी जितने भी आंदोलन हुए अपन देखते हैं भारत में, ये स्वयं ये जितने भी क्षेत्रीय नेता थे इनकी राजनीतिक लालसा थी, राजनीतिक स्वार्थ थे, स्वयं भी नेताओं की देन, वरना इतना ही सब कुछ भाषा के आधार पर इतना नहीं होता, ठीक है। आम नागरिक को ये समझाना और समझना आवश्यक है कि शासन का भी ये दायित्व है कि वे संसाधनों, रोजगार के अवसरों का समान वितरण बिना किसी भाषाई भेदभाव के करें। इसलिए सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है और सभी नागरिकों को समझना और समझाना भी आवश्यक है कि जो भी संसाधन है या रोजगार है उनके अवसरों का समान वितरण करना तथा बिना किसी भाषाई भेदभाव के वो काम करें। सर्वत्र कानून का शासन हो, न कि भाषाई बहुसंख्यक की स्वेच्छाचारिता का शासन। कहने का तात्पर्य, कानून का शासन सर्व जगह व्यापक हो, कानून को सर्वोपरि मानते हुए शासन हो, किसी भी प्रकार की भाषाई बहुसंख्यक की जो स्वेच्छाचारिता यानी तानाशाही है उसका शासन को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे राज्य में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने शांतिपूर्ण आंदोलन किए जा रहे हैं। अब ये बात भी सही है, हम हमारी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम हिंसा का प्रयोग नहीं लेते हैं, हिंसा का सहारा नहीं लेते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने एक अलग बात है, लेकिन उग्रता हिंसा करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए चुनौती बनकर उभरता है, ठीक है। तो ये जो समस्या है, अब कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ उपाय हैं इस भाषावाद की समस्या का निराकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता करने के लिए जो चुनौती है उसका हल अपन हिंसा द्वारा नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक ही हल ढूंढा जा सकता है। तो कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला है कि परस्पर समझाइश को प्रेरित करना। बहुसंख्यक हिंदी भाषी भाषियों का दायित्व बनता है कि अहिंदी भाषी राज्यों को समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है। ये हमें विश्वास लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ेगा, विश्वास निर्माण करना पड़ेगा कि हिंदी है वो आपकी भाषा को लुप्त नहीं कर रही है, आपकी भाषा की सहायक है। जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं जिनके मन में ये भय है कि हिंदी हमारे ऊपर जबरदस्ती ला दी जा रही है, हिंदी थोपी जा रही है, तो उनको नहीं ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं है, किसी रूप से भाषा को दबाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रकार के सहायक के रूप में है, एक प्रकार की चुनौती नहीं है। ये उनके मन में विश्वास क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब थोड़ी सी समस्या कम हो सकती है। लोगों को विश्वास में लिए बिना ये संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए उत्तर के लोगों को दक्षिण के लोगों में जब भी आवागमन उनका होता है तो एक प्रकार का एक विश्वास बनाना होगा कि किसी प्रकार से ये भाषा को ख़त्म करने का नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में साथ में चलने का एक माध्यम है।
दूसरा सुझाव ये दिया जा सकता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से हो, सभी को विश्वास में लेकर किया जाए। कि हिंदी का जबरदस्त तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप केवल हिंदी पे केंद्रित हो जाओ। धीरे धीरे एक व्यवस्थित तरीके से, एक प्लानिंग के तहत, एक आप उनके विकल्प के तौर पर उनको विश्वास में लेकर किया जाए ताकि किसी को ये न लगे कि हम हमारी भाषा से पिछड़ रहे हैं और हिंदी का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिसको बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक में बनाया जाए। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर में आ जाए या उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाए तो पर्यटन एक ऐसा आय का स्रोत है जिसमें बिना किसी प्रकार के द्वेष और किसी प्रकार के वैमनस्य को बढ़ावा दिए एक दूसरे को व्यवहारिक भाषा को आसानी से समझ सकते हैं और इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। आम बोलचाल में इसको और भी व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अगला सुझाव ये दिया जाता है कि भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। हमारी जितनी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी शैक्षणिक संस्थान हैं, तो हमारा उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सभी जगह जो भी हमारे शिक्षा संस्थान हैं, हमारे छात्रों का एक प्रकार से आदान प्रदान हो, तो इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार होता है। इससे भी हमारी आम बोलचाल भाषा का भी एक प्रभाव पड़ता है और कुछ जो संकीर्णता है उसको कम किया जा सके। अगला सुझाव ये दिया जा सकता है कि त्रिभाषा फॉर्मूला जो हिंदी, इंग्लिश और उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, इसको व्यवस्थित रूप से केंद्र और राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। सुचारू रूप से लागू किया जाएगा तो किसी को ये नहीं होगा कि नहीं हिंदी है या केवल इंग्लिश है, नहीं हमारी भाषा भी है। इस प्रकार से प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रचार के लिए सहायक हो सकती हैं, उस दिशा में उनका भी विस्तार किया जाए। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल हिंदी की आड़ में प्रादेशिक भाषा लुप्त न हो जाए, ये भी ध्यान रखना में बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो राजनीतिक संकीर्णता समाप्त की जाए। जो स्वयंभू नेता है, क्षेत्रीय हितों को आगे बढ़कर जो राष्ट्रीय हित पर सबसे ज़्यादा एक चोट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को नियंत्रित करके और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए भाषा की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक ढूंढा जा सकता है। आंग्ल भाषा का प्रशासनिक प्रयोजनार्थ व अनुवाद की सीमाओं तक उपयोग हो। अंग्रेजी का एक लिमिटेड प्रयोग होना चाहिए कि यहाँ जहाँ तक हो सके कि उस वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र से संबंधित या फिर कुछ जो भी ट्रांसलेट होता है, अनुवाद है, वहीं तक उपयोग हो। इसलिए इंग्लिश कम हो, हिंदी का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव बढ़े। और भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, ये आपस में जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। ये भाव देशवासियों को मन में जगाना होगा। ये भाषा एक माध्यम है जिससे हम सब एक रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, एक साथ खड़े हो सकते हैं। हम अपने भावों को मन, मस्तिष्क, आत्मा में आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को जोड़ने की कड़ी है, हमें एक माला में पिरोने की कड़ी है हमारी भाषा। इसलिए हमें भाषा से किसी प्रकार का संकीर्ण स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। इसमें भी ये हमारी योग्यता है, हमें खुशी है कि हम भारत की हर भाषा को जाने, हर चीज़ को जाने। इस प्रकार का भाव होगा मन में तो सभी देशवासियों के मन में तो बहुत बड़ा एक हमें हमारी देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश के लिए जो भी चुनौतियाँ बनकर उभरती हैं, इस समस्या का हम निदान कर सकते हैं। और इनको देश के भी नीति निर्माण में, देश के किसी भी बड़े प्रयोजन में, किसी भी और भी किसी प्रकार के लोक कल्याणकारी स्वरूप में इनको आड़े नहीं लाया जा सके। और सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र हित को बढ़ावा देते हुए इन भाषा से संबंध में जो भी चुनौतियाँ हैं इनका धीरे धीरे निराकरण कर सकते हैं और हमारे देश को मजबूत, सशक्त बना सकते हैं।